सभी बहुजन शोषित समाज के प्रबुद्धजनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी नीला सलाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इस देश का जो मीडिया है वो हमारे दलित समाज की, हमारे शोषित, पिछड़े और वंचित समाज की बात को मुख्य पटल पर नहीं लाता है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को इस देश में फैलाने का काम नहीं करता है। इसलिए साथियों, एक कवि ने लिखा है कि दिल की जिद ने ही सिखाया है, दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे का समंदर होना। दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे का समंदर होना। ए गमे इश्क मेरी आँखों में आंसू न तलाश, ए गमे इश्क मेरी आँखों में आंसू न तलाश, हर किसी सीख में लाजिम नहीं तोमर होना। पार शाही पे तेरी दाग ज़रूर आएगा, इतना आसान नहीं है इस कौम का रहबर होना, इतना आसान नहीं है इस कौम का रहबर होना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हमें बहुत कुछ दिया। संविधान में वो कुछ, इतना कुछ दे के गए, लेकिन आज भी हमारा शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज पिछले पायदान पर ही बैठा है, क्योंकि सत्ता के उस शिखरों पर बैठे हुए लोगों ने इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने ही नहीं दिया। उसकी सबसे बड़ा जो विडंबना है, शायद हम भी कहीं उसका एक हिस्सा है। आज मेरा प्रश्न है, मेरे एक साथी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने 2015 में मेरे ही गृह जिले से एक पुस्तक प्रकाशित होती है, भीम ज्योति, जिसमें अपना एक आलेख लिखा था, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फ्लावर कैसे। उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी प्रश्न पूछा है कि हम बाबा साहब के फ्लावर कैसे। आज मैं उस आलेख को मेरे समाज के बीच में रखना चाहता हूँ। प्रसिद्ध लेखक, विद्वान अधिवक्ता आदरणीय कुशाल चंद जी रेगर ने लिखा है कि सच कहूँ तो आप अपने और बाबा साहब के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर वो जिंदा होते और देखते कि आप सब लोग क्या कर रहे हैं और वो हमारे लिए क्या कर गए, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एक और सच कहूँ जो आपको मालूम है लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, वो ये है कि आप न तो स्वयं बाबा साहब को पढ़ते हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ाते हो कि बाबा साहब कौन थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया, जिसकी वजह से हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, गाड़ी, बंगला, नौकरी आदि मिले। लेकिन आप अपने आप को देखिए, आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो और वो क्या बन रहे हैं। आप अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों पर नज़र डालें तो आपको लगेगा कि आप बाबा साहब के जीवन से कुछ भी मेल नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मुंबई के एलिफेंट कॉलेज से बीए किया और बड़ौदा के महाराज
सियाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें उस शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से एमए अर्थशास्त्र में किया और यहीं से पीएचडी की उपाधि हासिल की। फिर वे भारत आ गए और सन 1918 में मुंबई के सैडनम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी करने लगे। इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि जो पढ़ाई मैंने की है उससे मेरा तो भला हो गया, मैं आराम से जी लूँगा, लेकिन मेरे करोड़ों अछूत भाइयों के लिए मैं कुछ भी करने लायक नहीं हुआ हूँ। 1.5 साल की नौकरी के दौरान देश के राजनीतिक हालात और सामाजिक परिस्थितियाँ में वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि देश में बड़े बड़े नेता, कानून विद्वान, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, अनेक नेता थे जो देश की आज़ादी की तो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अछूतों की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने वाला कोई नहीं था। वे भारत देश के आज़ाद होने के बाद भी गुलाम ही रहने वाले थे और लड़ाई कानूनी थी, क्योंकि लोहे लोहे को काटता है। उन्हें तब समझ में आ गया और उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वापस पढ़ाई के लिए लंदन विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1921 में बार एट लॉ की डिग्री हासिल कर बैरिस्टर बने। साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी की डिग्री हासिल की। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास वो हथियार था जिससे वो अपने करोड़ों अछूत भाइयों की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते थे। वो हथियार था कानून में बार एट लॉ की डिग्री। 14 अप्रैल 1923 को बाबा साहब बम्बई आए और अपने मूल मशीन में लग गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में एक नए स्वरूप का जन्म हुआ। वे मुंबई आते ही अछूतों को संगठित करने के प्रयास में लग गए। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये उनके लंबे राजनीतिक जीवन का पहला पड़ाव था। इसके बाद उन्होंने जो किया आज हमारे सामने है और हमारे सभी साधन परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अब प्रश्न ये उठता है कि उस ज़माने में बाबा साहब डॉक्टर, इंजीनियर, आईसीएस, सरकारी अफसर और व्यवसायी बनना चाहते थे तो वो बन सकते थे, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकालत की तथा राजनीति को अपना आधार बनाया और एक लंबी लड़ाई में कूद गए, जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये लड़ाई कहाँ ख़त्म होगी, वो विजय होंगे या नहीं, क्योंकि संपूर्ण देश के नेता एक तरफ थे और डॉक्टर अंबेडकर एक तरफ, जो कल्पना से परे की बात थी। लेकिन वो जानते थे कि मैं लड़ाई अपने अछूत भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, कुछ तो ज़रूर करूँगा, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साधनहीन थे। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति जो हमें इतने सारे अधिकार देकर चला गया तथा अपने और हम इतने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरजेएस, जज आदि लोग मिलकर केवल उन अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं और निरंतर इन अधिकारों का हनन हो रहा है। आज भी देश की आबादी का 65% हिस्सा गाँव में रहता है, जहाँ आज भी सामंतशाही किसी न किसी रूप में विद्यमान है। रोज आप और हम नित्य प्राय किसी न किसी घटना, छुआछूत, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हमारे साथ कुठाराघात की नीतियाँ, हमारी ज़मीन हड़प लेना आदि घटनाओं को नित्य प्राय देखते हैं और सुनने को भी हमें मिलता है। अब ये हम सब पढ़े लिखे लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम वास्तव में बाबा साहब के फॉलोअर होने की बात करते हैं, पर उनके नक्शे कदम पर चलते नहीं। और ये करना है तो उन्हीं की तरह से कानून की पढ़ाई करके अपने जीवन के साथ साथ समाज में अपने पिछड़े भाइयों के लिए सोचना होगा, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का काम करना होगा। जबकि देश में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जितना भी दलित और आदिवासी वर्ग है उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरजेएस, अध्यापक, प्रोफेसर, अफसर बनने की पड़ी है।
वकील और राजनेता कोई बनना ही नहीं चाहता। फिर वो बात करते हैं कि हम बाबा साहब के फ्लावर हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम बाबा साहब के फ्लावर कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा अपने अधिकार और आरक्षण की कटौती के नाम को लेकर शोर शराबा और हल्ला किया जाता है, लेकिन वो इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वयं कुछ करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा प्रोफेसर बने, मेरा बच्चा जज बने, मेरा बच्चा सरकारी अफसर बने। तो ऐसे में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सभी शैने शैने गुलामी की ओर बढ़ रहा है। जब गुलामी का स्वरूप बदला हुआ, जिसमें शासन किसी और का और अधिकार केवल कागजों में रह गए हैं। तो आप ही बताइए, बाबा साहब हमें ये सिखा कर गए थे। उन्होंने सोचा था कि उनके वर्ग के पढ़े लिखे लोग नौकरी वाले होंगे और अपने पिछड़े भाइयों और बहनों को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे, जबकि हो क्या रहा है, हर एक को अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर आदि बनाने की पड़ी है। 95% हमारे समाज का जो वर्ग है वो स्वार्थी हो गया है। इसलिए आज फिर मनुवादी शक्तियाँ हम पर हावी हो गई है और बाबा साहब के मशीन को आगे बढ़ाने वाले नाम मात्र के लोग रह गए हैं। और अकेले वो क्या करे, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए पूरी सेना की ज़रूरत पड़ती है। हम और आप सब मिलकर हमारे बाबा साहब के साथ मजाक कर रहे हैं। केवल अपने घरों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो तस्वीर लगा देने से और 14 अप्रैल और 6 अप्रैल को बाबा साहब की को याद कर लेने मात्र से हम बाबा साहब के फ्लावर नहीं होते हैं। सही मायने में बाबा साहब का अनुसरण करने के लिए कानून की पढ़ाई कर कर समाज व राजनीतिक कार्यों को करना होगा, अन्यथा हम सब धोखे में जी रहे हैं। इसलिए आज देश की सत्ता और शासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हमारे अधिकारों, हमारे पिछड़ों की विकास और विकासहीन पायदान की जो विकास की जो सीढ़ियां हैं उनको काटने में लगे हुए। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक जो उपक्रम है रेलवे में नौकरी करता है। रेलवे डिपार्टमेंट चपरासी बनाता है, अफसर बनाता है, हमें पुलिस का अधिकारी बनाता है, हमें डॉक्टर बनाता है, हमें इंजीनियर बनाता है। लेकिन जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो दलितों को सबसे ज़्यादा प्रतिशत में रोज़गार देता है, आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग उसका निजीकरण कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इसका निजीकरण नहीं किया गया तो दलित समाज के लोग इसमें नौकरी करेंगे और उनकी जो मलिन जो बस्तियां हैं, जिस पर आज बड़े बड़े बंगले, उन बंगलों पर बार लगी बड़ी बड़ी प्लेट है, उनकी शिक्षा की बखान कर रही है, उनके विकास के मार्ग को उपसत कर रही है। उसको रोकने के लिए उन लोगों ने रेलवे का निजीकरण कर दिया और हमारे समाज के लोग बोल भी नहीं पा रहे। सबसे ज़्यादा फॉलोवर तो वो हैं जो देश के शासन प्रशासन में हिस्सेदार बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। उन लोगों ने बाबा साहब की फ़ोटो को गले में डालकर अपने आप को और बाबा साहब का मसीहा कहकर वो लोग दिल्ली तक चले गए, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पदों पे चले गए। लेकिन जब हमारे अधिकारों में कटौती की बात होती है, जब उनके मुंडे पर ताले लग जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो साथियों, आज का जो विषय था कि हम बाबा साहब के फ्लावर कैसे हैं, हमें बाबा साहब का सच्चा फ्लावर बनना होगा, अन्यथा आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियाँ है जो रोजगार विहीन हो जाएगी। इसलिए साथियों, हमें बड़े सोच विचार के साथ काम करना है और हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है कि हमारे बहुत सारे जो अम्बेडकरवादी हैं, हमारे बहुत सारे जो सामाजिक नेता हैं, जो कमरे की बात को तो मंच पे चिल्लाते हैं,
और जो मंच पे चिल्लाने की बात है वो कमरे में बैठ कर करते हैं। ये भी हमारी विडंबना है। इसलिए साथियों, हमने जो भीमा कोरेगांव का जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो हमारा 2 अप्रैल का जो भारत बंद का जो आंदोलन हुआ, हमें एक बार फिर से ऐसे ही आंदोलन की ज़रूरत है। अन्यथा ये सरकार सब कुछ बेच देगी, हमें बिल्कुल सड़क पे ला के दे देगी, हमारे जो आरक्षण का जो अधिकार है उसको नपुंसक बना देगी। इसलिए साथियों, बड़ा मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। हमें घर में बैठकर सोचना होगा कि हमारे समाज को बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को आगे लाने के लिए हमें क्या करना है। कोई बात नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन हमें हर लड़ाई का साथ देना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जय भीम, जय भारत, सादर प्रणाम, क्रांतिकारी नीला सलाम।